आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी की तरफ से सामान्य अध्ययन में जो पूछे जाने वाले अति संभावित प्रश्नों को फिलहाल हम देखते हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2024 सबसे लेटेस्ट प्रश्न पत्र है ये। सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम हल करेंगे और ये व्याख्या के साथ दिया हुआ है। परीक्षा आयोजित हुई थी 16/4/2025 को। तो इस कक्षा का पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैल में निर्मित हैं? उत्तर देने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये नागर शैली में निर्मित हैं। नागर मंदिर निर्माण शैली उत्तर भारत में प्रचलित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर इसी शैली में निर्मित हैं। द्रविड़ एवं बेसर मंदिर निर्माण की अन्य प्रमुख शैलियां हैं। अब दूसरा प्रश्न है, कथन और कारण वाला। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। कारण आर, सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं तथा भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उत्तर बी है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु बी सही की व्याख्या नहीं है। 11-12 अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत मजबूत प्रदर्शन करने वाले तथा सिंगापुर, डेनमार्क एवं अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई वर्ग में शामिल है। इस प्रकार विकल्प बी सही है क्योंकि ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड फ्लैट को लक्षित करती है। ये लक्षित करती है किसुनला को। एफडीए के अनुसार 2024 में एफडीए द्वारा अनुमोदित नई दवा किसुनला डोनानेमैब एजेड-बीटी मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक को लक्षित करके प्रारंभिक लक्षणात्मक अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करती है। किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया है? तो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता गोमाता का दर्जा प्रदान किया है। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही गाय अग्न्या का महत्व रहा है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी रियाद में। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 27 जून से 5 जुलाई 2024 के बीच रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुई। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा शतरंज का विजेता है? सबसे युवा शतरंज है गुकेश डोम्माराजू। गुकेश डोम्माराजू सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन है। उन्होंने 2024 फीडा विश्व चैंपियन से यह खिताब जीता था। उन्हें डिंग लीरेन को हराकर यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? साहित्य समीक्षा। प्राथमिक डेटा संग्रह में किसी विशिष्ट शोध उद्देश्य के लिए स्रोत से सीधे मूल जानकारी एकत्र करना शामिल है। इन विधियों में सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन और प्रयोग आदि शामिल हैं। साहित्य समीक्षा इसका विषय नहीं है। शिक्षण में प्रायोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? शिक्षण में प्रायोजना विधि का जन्मदाता विलियम हर्ड किलपैट्रिक को माना जाता है। शिक्षण की प्रायोजना विधि की परिकल्पना सर्वप्रथम जॉन डीवी ने की थी परंतु बाद में इसे एक शैक्षणिक दृष्टिकोण के रूप में विकसित और प्रचारित करने का श्रेय विलियम हर्ड किलपैट्रिक को जाता है। प्राथमिक आंकड़ों की एकत्रीकरण की विधियां हैं प्राथमिक अध्ययन विधि, डाक प्रश्नावली और ऑनलाइन स्रोत अनुसूची।
तो इसमें से होगा ABCD, A B और D इसमें से सही होंगे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां इस प्रकार है। केस अध्ययन विधियां, दूसरा होगा प्रश्नावली विधि, इसमें डाक, ईमेल, ऑनलाइन आदि आएंगे। तीसरी होगी अनुसूची, चौथा अवलोकन, पांचवा फोकस समूह, छठवां साक्षात्कार आदि। ऑनलाइन स्रोत इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? सीखने में सुधार के लिए सतत प्रतिक्रिया प्रदान करना, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। सी है छात्रों को उनकी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। और डी है प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करता है। इसका उत्तर होगा बी, या नहीं है। मतलब शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन आमतौर पर ग्रेडेड नहीं होते, अर्थात छात्र के अंतिम ग्रेड में योगदान नहीं देते हैं। यह छात्रों को जोखिम उठाने और नकारात्मक परिणामों के डर के बिना अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण या अवलोकन। इसमें से ऐतिहासिक, अवलोकन, सर्वेक्षण, केस स्टडी आदि शोध की विधियां हैं। इसमें दार्शनिक शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण इसमें से लिखित संप्रेषण, वाणी संकेत, लिखित संप्रेषण, चक्षु संपर्क या स्पर्शनीय संपर्क। तो इसमें से लिखित। अशाब्दिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों में आंख से स्पर्श संपर्क, स्पर्शनीय संपर्क, वाणी संकेत, चेहरे का भाव, हाव भाव, व्यक्तिगत स्थान, कलाकृतियां आदि शामिल होते हैं। लिखित संप्रेषण इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो वो संस्था है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। ई ज्ञान कोश की शुरुआत अक्टूबर 2005 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी। इसे 9 जून 2008 को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया था। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंच, अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का प्रयोग करें, सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करें, दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें। तो इसका उत्तर होगा बी, सार्वजनिक वाईफाई का प्रयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करने के लिए VPN का प्रयोग करना चाहिए। नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का आशय होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से है। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी सार्वजनिक नेटवर्क पर एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कनेक्शन बनाकर एक निजी नेटवर्क का विस्तार करती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अधिनियम हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता निम्नलिखित संभावित प्रभाव है। बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त फर्टिलाइजेशन, CO2 फर्टिलाइजेशन,
ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण या जैव विविधता में वृद्धि। इसका उत्तर होगा डी, ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करके और प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बनकर जैव विविधता में गिरावट लाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई है। चेन्नई बंदरगाह भारत के सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। इसका आधिकारिक संचालन 1881 में शुरू हुआ था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? तो राज्य है ओडिशा। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य ओडिशा है। इसके बाद झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ गढ़ आदि अन्य प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? तमिलनाडु के पूर्वी तट पर शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त हवाएं राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा लाती हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। यह एक दार्शनिक विचार विमर्श मंडली थी। निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो विद्वान है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1939 में उन्होंने गांधी जी की समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराया तथा त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष चुने गए, परंतु गांधी जी के समर्थकों द्वारा कार्यकारिणी में असहयोग के चलते त्यागपत्र दे दिया। इस स्थिति में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। सीधे हम देखते हैं मिलान। बाल गंगाधर तिलक स्वदेशी आंदोलन, शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक अस्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है और यह केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है। संविधान के भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का वर्णन है। आयोग को ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है जो कानून द्वारा निर्धारित समय और तरीके के भीतर अपने चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहता है। संसदीय शासन व्यवस्था में शामिल है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसे मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना है। संसद के किस सदन में सदस्यों का कैसे प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है दोनों सदनों के सदस्यों से और डी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से। इसका देखिए देना है उत्तर ओनली ए, केवल ए और बी। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात केवल ए सही है इसमें से। प्राक्कलन समिति संसद की महत्वपूर्ण संसदीय समिति है। इसमें केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य शामिल होते हैं। स्पीकर इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। किसी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक्स है इन लोगों द्वारा लिखी गई। एडम स्मिथ ने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन।
थॉमस माल्थस ने लिखा एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। W.A. लेविस ने लिखा ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। समीर अमीन ने लिखा इम्पीरियलिज्म एंड अनइक्वल डेवलपमेंट। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका उत्तर होगा बिहार। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान है? तो इसका केंद्रीय बजट का इसका उत्तर होगा सी अर्थात आयकर से। केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई के अनुमानित आधार हैं, उधार एवं अन्य देयताएं से होगा 24%, आयकर से 22%, जीएसटी एवं अन्य कर से 18%। इस प्रकार विकल्प सी सही है। विकल्प सी यानी कि आयकर। तो प्रश्न खत्म, ये प्रैक्टिस खत्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और प्लीज़ जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।